आपका अपने YouTube चैनल सत्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेल प्रहरी 2020 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम मैथ का सिलेबस देखेंगे, क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं, और इसके बाद लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कंप्लीट सिलेबस तो पता ही होगा कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 5 सब्जेक्ट्स होंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन होंगे। इस वीडियो में आपको मैथ सिलेबस के बारे में बताएंगे। मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें लगभग 27-28 टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने होंगे एग्जाम के लिए, एग्जाम की तैयारी के लिए। और वो टॉपिक्स कुछ इस प्रकार से हैं। तो फ्रेंड्स, मैथ सिलेबस फॉर जेल प्रहरी 2020 का टॉपिक्स कुछ इस प्रकार से है। पहला है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। दूसरा है अलजबरा, बीजगणित। तीसरा है जियोमेट्री यानी ज्यामिति। चौथा है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। और पांचवा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। छठवां है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। सातवां है पॉलिनोमिनल्स, बहुपद। आठवां है लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण। नौवां है चेन रूल्स एंड यूनिटरी मेथड यानी मिश्रानुपात व एक नियम जो होता है, इससे संबंधित सवाल आएंगे। 10वां है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड यानी जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग। 11वां है फ्रैक्शन, डेसिमल और बोर्ड मास यानी भिन्न व दशमलव। 12वां है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, इकाइयाँ व मापन। 13वां टॉपिक्स है जो कि आपको पढ़ना है परसेंटेज यानी प्रतिशत। अगला है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ व हानि। और फिर अगला है 15 नंबर स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वर्ग, घन, वर्गमूल और घनमूल। 16वां टॉपिक्स है जो कि आपको पढ़ना है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगला है टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय व दूरी। अगला है एज यानी आयु से संबंधित सवाल आपको पढ़ने हैं इसमें। अगला है टाइम एंड वर्क यानी समय व कार्य। अगला है पाइप एंड शर्टेन, नल व टंकी। और 21वां है ट्रेन यानी रेलगाड़ी, इससे संबंधित क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं इसमें। अगला 22 नंबर है बोट्स एंड स्ट्रीम, नाव व धारा। 23वां है टॉपिक एवरेज, औसत। 24 है मिक्सचर्स एंड एलिगेशन यानी मिश्रण। और 25वां टॉपिक्स है जो कि आपको पढ़ना है पार्टनरशिप यानी साझेदारी। 26 है एलसीएम एंड एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्त व महत्तम समापवर्तक। और 26 लास्ट है एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स, घातांक व करनी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से 27 टॉपिक्स आपको पढ़ना है मैथ सिलेबस फॉर जेल प्रहरी 2020 के लिए। तो फ्रेंड्स, जेल प्रहरी का लास्ट ईयर का जो पेपर था मैथ का, उसमें पहला क्वेश्चन था एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की एक सामान्य चाल से आगे बढ़ रही है। 356 किलोमीटर यात्रा करने के लिए आवश्यक समय ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो सही ऑप्शन है उसको चूज करके लिखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं बैलगाड़ी की चाल दिया है और दूरी दिया है। चाल और दूरी दिया है, आपको क्या समय ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या है 356 किलोमीटर और चाल क्या है 16। तो 356 में 16 का भाग करेंगे, 16 दूना 32, यहाँ 3 आएगा, 6, 16 दूना 32, 4 आएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ 22, ये पूरा आ गया 22 घंटे। और यहाँ पे 4 बचता है शेषफल, 4/16 ये घंटे। तो 4/16 ये घंटे में है, तो इसको आपको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा किया जाएगा। तो ये 4 से कट जाए, 4 एकम 4, 4 चक्को 16 आप, और यहाँ कितना 60 बचता है। 60 को 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा 15 आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 22 घंटे और 15 मिनट, 22 आवर्स और 15 मिनट्स, ये ऑप्शन सही होगा। इसको आप डिवाइड करके, जैसे यहाँ पे 1/4 आता है, तो इसको यहाँ पे इसको डिवाइड करने से 0.25 आता, 2.5 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 22 आवर और
15 मिनट जो ऑप्शन दिया है ये ऑप्शन सही है, इसको आपको चूज करना है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है बाई एक्स से बिंदु -6 और -1 बाई एक्स से इसकी दूरी क्या होगी। तो इसमें फ्रेंड्स जैसे ये दिया है तो इसमें पहला वाला जो होता है ये एक्स का और दूसरा वाला जो होता है ये बाई का होता है। तो यहाँ पे हम पहले एक्स अक्ष और बाई अक्ष ये बना लेते हैं। ये यहाँ पे ये एक्स होता है, इधर एक्स डैश होता है, ऊपर की ओर बाई और ये नीचे की ओर बाई डैश हो जाएगा। यहाँ पे ये बाई डैश हो जाएगा। तो इधर जो है ये मूल बिंदु 0 0 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इधर ऊपर की ओर, ऐसे नीचे की ओर ये 1 2 3 4 5 6 इसमें माइनस लगा दें और 1 2 3 4 5 6 7 ये प्लस में रहेगा, ऊपर की ओर ये प्लस में रहेगा, नीचे की ओर माइनस में रहेगा बाई अक्ष में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या जो दिया है -6 -1 दिया है। तो पहला जो होता है एक्स का मान और ये क्या बाई का मान होता है। तो एक्स बराबर एक्स अक्ष में चलेंगे, एक्स बराबर -6 कहाँ पे, यहाँ पे है। एक्स बराबर -6 यहाँ पे है और बाई बराबर -1 है तो बाई बराबर -1 यहाँ पे है। यानी ये इस बिंदु के निर्देशांक कहाँ पे होंगे, यहाँ पे। अब इस बिंदु तक पहुँचने के लिए यहाँ ये मूल बिंदु है तो यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ तक इस बिंदु तक पहुंचने के लिए एक्स अक्ष में कितना बाई अक्ष से इसकी कितनी दूरी होगी ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ से कितना 6 स्टेप चलना पड़ेगा यहाँ तक पहुंचने के लिए। एक्स अक्ष से डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6। तो ये इसका डिस्टेंस जो हो जाएगा, क्योंकि ये -6 है लेकिन डिस्टेंस हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 6 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो जो 6 दिया है चौथा नंबर ऑप्शन वो सत्य है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा +6। यानी इसमें बाई अक्ष से दूरी, इस बिंदु में बाई अक्ष से दूरी जो हो जाएगी तो 6 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया था यदि एक कैंडी बार का वजन 40 ग्राम है तो 4 किलो के थैले में कितनी कैंडी बार आएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 केजी दिया है। 4 केजी के थैले में कितनी कैंडी बार आएगी। 4 केजी को हम क्या 4000 ग्राम लिख सकते हैं ना। 4 केजी को हम 4000 ग्राम लिख सकते हैं। अब एक कैंडी बार का वजन कितना है, एक कैंडी बार का वजन है 40 ग्राम। एक पूरे कैंडी बार का वजन 4000 ग्राम है, एक कैंडी बार का वजन कितना 40 ग्राम है। तो यहाँ कितनी कैंडी बार होंगी, पूरा जो टोटल उसका वजन है उसमें एक कैंडी बार के वजन से क्या डिवाइड कर देंगे और कैंडी बार की संख्या आ जाएगी। 0 से 0 4 एकम 4 कितना आया 100। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है उसमें क्या 100 दिया है। यानी इसका तीसरे नंबर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सत्य है। यानी 4 किलोग्राम के थैले में कितनी 40 ग्राम की 100 कैंडी बार आएंगी। तो इसका चौथा ऑप्शन सत्य होगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है यदि एक व्हेल शार्क प्रति घंटे 5 किलोमीटर की चाल से तैरती है तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन में तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली कर सकते हैं। एक घंटे में व्हेल शार्क कितना तैरती है 5 किलोमीटर। जब 1 घंटे में 5 किलोमीटर तो 2 घंटे में कितना तैरेगी 10 किलोमीटर। 3 घंटे में पूछ रहा है तो कितना तैरेगी 5 दूनी 10 5 3 15। यानी 4 गुणे समय। तो यहाँ पे 5 3 15 डायरेक्टली कर सकते हैं। 1 घंटे में 5 किलोमीटर तो 2 घंटे में 10 किलोमीटर। 3 घंटे में कितना तैरेगी तो 3 घंटे में 5 3 15 किलोमीटर तैरेगी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से तीसरा ऑप्शन क्या 15 है जो कि सत्य है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है प्रीति अपनी यात्रा का 40% भाग पैदल चलती है और शेष भाग बस चलती है। यदि उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसके द्वारा बस से तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रीति 40% पैदल
डिस्टेंस कवर करती है। कितना? 40% पैदल चलती है, शेष डिस्टेंस बस से चलती है। और कितना टोटल वो डिस्टेंस कवर करती है? प्रीति 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो 80 किलोमीटर का 40% वो पैदल चलती है, बाकी किससे चलती है? बस से। तो ये क्वेश्चन कहता है कि बस से कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख लें कि पहले पैदल कितनी चलती है, तो पैदल चली गई दूरी कितना हो जाएगा? 80 किलोमीटर का 40% जो है पैदल चलती है, तो 80 यहाँ का मतलब गुणा हो जाएगा, 40 यहाँ प्रतिशत मतलब 1/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 ये गया, 1 0 से 1 0 ये गया, 8 चौक 32। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 32 किलोमीटर डिस्टेंस जो है प्रीति वो पैदल चलती है, और शेष डिस्टेंस जो है वो बस से तय करती है। तो 80 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर करना था, अब 32 किलोमीटर क्या पैदल चलती है, तो शेष कितना बचता है? 10 में 2 गए 8, और यहाँ पे इससे कैरी लिया था तब ये 10 हुआ, ये 7 में 3 गए 4, तो 48 किलोमीटर, यानी 80 किलोमीटर में 40% यानी 32 किलोमीटर प्रीति पैदल चलती है। तो 80 में 32 घटाएंगे, कितना बचता है? 48 किलोमीटर। किससे डिस्टेंस? बस से डिस्टेंस कवर करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर। तो इसमें पांचवें में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पहला ऑप्शन है 48 किलोमीटर, जो कि सत्य होगा। तो अगला क्वेश्चन है 60वां नंबर। यदि एक कक्षा में 50 छात्रों के प्रतिनिधित्व करने के लिए 6वां नंबर क्वेश्चन है, अगला 6वां नंबर क्वेश्चन है, यदि एक कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेव का प्रयोग किया जाता है, तो 250 छात्रों के प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सेवों की आवश्यकता होगी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 50 छात्रों के लिए कितने सेव की आवश्यकता होती है? 1। तो जब 50 के लिए 1 होती है, तो एक छात्र के लिए कितने सेव की आवश्यकता होगी? 1/50 बटे में चला जाएगा। अब ये कहता है 225 छात्रों के लिए कितने सेवों की आवश्यकता होगी? ये एक छात्र के लिए है, तो 225 के लिए 225 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे आप इसको डिवाइड करेंगे, ये 5 से करेंगे, 5 एकम 5 0, 5 से इसको करेंगे तो 5 चौको 20, बचेगा 2, तो 5 25। आगे इसको सॉल्व करेंगे किससे? 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, ये 5 9 45। अब ये कितना बचता है? 9/4 बचता है। 9 में 4 से भाग करेंगे तो निश्चित 9/2 बचता है, 4 नहीं 2 है यहाँ पे, तो 9/2 बचता है। अब इसको 9 में 2 से भाग करेंगे तो निश्चित रूप से कितना? 4.5 आएगा। तो फ्रेंड्स इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहले ऑप्शन में 4.75 दिया है, दूसरे ऑप्शन में 4.25 दिया है, तीसरे ऑप्शन में 4 दिया है, चौथे ऑप्शन में 4.5 दिया है। तो यानी इसका 6वें नंबर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो दिया गया है 4.5 वो सत्य है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक पैकेट में 14 पात्र हैं, एक पैकेट में 14 पात्र हैं, एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं। यदि 23,520 कैप्सूल हैं, तो पात्र में कैप्सूल पैक करने के लिए कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे पैकेटों की संख्या पूछता है, तो मान लेते हैं पैकेटों की संख्या क्या है? P। पैकेटों की संख्या क्या P है। अब एक पैकेट में कितने हैं? 14, और 14 पात्र हैं, 14 और प्रत्येक पात्र में कितने? 8 कैप्सूल हैं। टोटल कैप्सूल कितनी हो जाएगी? 23,520। तो अब इसको हमें यहाँ पे क्या निकालना है? पैकेटों की संख्या, यानी P का मान निकालना है। 23,520 और ये 14 और 8 जो है बराबर के राइट साइड जाएगा, तो अपॉन में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 23,520 में हमें डिवाइड करना है, इसको एक बार 14 से करना है, एक बार 8 से करना है। तो यहाँ पे हम 8 से करते हैं पहले इसको, 23,520 को 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ पे कितना? 7 बचेगा, यहाँ 5 आएगा, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 75 से ज़्यादा ना हो। 8 नम 72 हो जाएगा। यहाँ पे कितना? 3 आएगा, और 5 यहाँ पे लिख लिए थे ना, अब यहाँ पे 2 लिखेंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है ना,
ये 0 है तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं 23,520 को 8 से भाग करने पे 2940 आ रहा है। अब 2940 को हमें किससे भाग करना है? 14 से भाग करना है। इसको 14 से भाग कर देते हैं तो कितना आएगा? 14 दूना 28 हो जाएगा। 1 बचेगा यहाँ पे, 9 में 8 घटाएंगे 1, ये 4 आया। 14 एक कम 14 आएगा। ये 0 है तो यहाँ लग जाएगा ये, तो 210। तो फ्रेंड्स इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 110, दूसरा 210, तीसरा 201 और चौथा 2440। तो इसमें दूसरा ऑप्शन 210 जो है वो सत्य है, यानी पैकेटों की संख्या कितनी होगी? P बराबर यहाँ पे 210 आया, तो 210 पैकेट होंगे। तो इस तरह से आप इसका दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन है 69,853 के घन की इकाई का अंक क्या होगा? इसका यदि हम घन करें तो इसमें इकाई अंक, इसका जो घन होगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा? तो फ्रेंड्स आपको इसका घन करने पे इकाई अंक क्या होगा, इसके लिए आप पूरे का घन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल लास्ट का जो है, लास्ट का यानी पहला जो इकाई का अंक है उसका हम घन कर देंगे। 3 त्रिकाई 9 तिरिक 27, क्या आएगा? 27। केवल इकाई अंक का कहता तो इकाई अंक का हम घन कर देंगे। इकाई अंक का घन करने पे इसका इकाई अंक क्या आता है? 7 आता है। मीन्स इस संख्या का घन करने पे जो संख्या प्राप्त होगी, यानी इस संख्या का जो घन मिलेगा उसका इकाई अंक क्या होगा? 7 होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला 9, 7, 3, 1। तो इसमें से दूसरा ऑप्शन में 7 दिया है, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सत्य है। इसके बाद अगला 9वां नंबर क्वेश्चन है चर सहित समीकरण का चयन कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इसमें ध्यान देना है। यदि समीकरण की बात आती है तो समीकरण में निश्चित रूप से इक्वल लगा होगा। समीकरण की बात आती है तो इक्वल का साइन होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले ऑप्शन में देख रहे हैं इक्वल नहीं है, दूसरे में भी नहीं है और चौथे में भी नहीं है, तो निश्चित रूप से पहला, दूसरा और चौथा जो है ये समीकरण होगा ही नहीं, इक्वल का साइन नहीं है। तो इसमें बचता कौन सा है? तीसरा ऑप्शन बचता है। तीसरा ऑप्शन में 3 + 2x - 1 यहाँ बराबर 0 दिया है, इसमें इक्वल का साइन दिखता है, मीन्स ये वाला जो है ये समीकरण हो जाएगा। हम इसको बगैर कुछ किए इसमें हम कह सकते हैं कि ये समीकरण है, क्योंकि समीकरण यदि है तो इक्वल का साइन उसमें लगा होगा। तो डायरेक्टली आप इसमें कुछ बगैर किए आप बता सकते हैं कि इसका तीसरा नंबर जो है यानी 3 + 2 ब्रैकेट में x - 1 और बराबर 0 जो दिया है, इसका ऑप्शन ये सत्य है। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण 2x + 3y बराबर 2k और 5x + ky बराबर -2 के अद्वितीय हल होंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे 2 समीकरण दिया गया है। अब इसमें के किस मान के लिए इसका अद्वितीय हल होगा तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जैसे पहली स्थिति होती है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इस स्थिति में अद्वितीय हल होता है। दूसरा a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर c1/c2, तीनों बराबर है तो अनंता अनेक हल होता है। और a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो कोई भी हल नहीं होता। फ्रेंड्स यहाँ पे अद्वितीय हल होता है, इसमें अनंता अनेक हल होते हैं, इसमें क्या कोई भी हल नहीं होता। 3 स्थितियाँ इसमें होती हैं, तो यहाँ पे हमें इन दोनों को टच ही नहीं करना है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। तो पहली वाली स्थिति जो है इसके लिए अद्वितीय हल होता है, तो हम सीधे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं a1 का मान, जो समीकरण 1 में जो x का गुणांक होता है वो a1 होता है, y का गुणांक b1 होता है और जो अचर पद दिया होता है वो c1 होता है। फिर समीकरण 2 में x का गुणांक जो होता है a2 होता है, y के गुणांक को b2, अचर पद जो दिया होता है वो c2 होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे a1 का मान क्या है 2, a1 का मान क्या है 2 और बटे a2 का मान क्या है, a2 का मान 5 है, बराबर नहीं है b1 का मान क्या है 3 और b2 का मान क्या है k। तो इसका इधर गुणा करेंगे तो k का गुणा 2 में तो 2k बराबर नहीं 5 × 3 = 15, k बराबर नहीं
15/2। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप देख रहे हैं कि यदि k का मान 15/2 के बराबर नहीं है तो दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला वाला ऑप्शन जो है वो सत्य है, यानी k नॉट इक्वल टू 15/2। तो इसमें आप इसको चूज करेंगे। अगला 11वां नंबर क्वेश्चन है, यदि m -4 और 2 के बीच एक मध्य बिंदु है तो m के लिए पूर्णांक लिखिए। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक लाइन बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, -4 और 2, -4 और 2 यहाँ पे 0 कर देते हैं। 1 2 1 2 3 4, 1 2। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बता रहा है, अब ये -4 है, ये 2 है। अब m जो है इसका क्या मध्य बिंदु को दर्शा रहा है, इसके मध्य बिंदु को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे m का मान क्या होगा, तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा, इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो कितना आता है, 6 है, 6 स्टेप है। अब 6 को हम 2 से भाग करें कितना आएगा, 3। तो यहाँ 1 2 3, ये जो है 3 इधर 3 इधर। यहाँ पे m का मान, यदि यहाँ पे हम m का मान यहाँ लेते हैं तो 1 2 3 स्टेप, 1 2 3 स्टेप। तो फ्रेंड्स इसको हम मध्य बिंदु लेते हैं तो आप देख रहे हैं m का मान हो जाएगा। तो m का मान क्या है यहाँ पे, -1। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे कहता है m के लिए पूर्णांक लिखिए। तो m के लिए पूर्णांक क्या हो जाएगा, -1। तो इसमें आप चूज करेंगे -1। तो फ्रेंड्स अगला 12वां नंबर क्वेश्चन है, 23.04 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 23.04। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वर्गमूल निकालना है। हम थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाते हैं। अब ये कितना हो जाता है, 2304। 2304 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो आप इसका वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसको गुणनखंड करके भी कर सकते हैं और इसमें शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके भी आप इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें जो वर्गमूल आएगा तो फ्रेंड्स जैसे बता देते हैं कि 2304 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 2 अंक बाद दशमलव है ना, तो इसका जो वर्गमूल आएगा, वर्गमूल में 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें। तो इसमें से पहला ऑप्शन है 4.8, दूसरा है 0.42, तीसरा है 48.02, चौथा है 2.2। तो इसमें से पहला ऑप्शन सत्य है, तो इसमें पहले को चूज करेंगे। अगला 13वां नंबर क्वेश्चन है, पूर्णांक की निम्नलिखित जोड़ियों में से किसका अंतर -5 है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कहता है किसका अंतर -5 है। तो फ्रेंड्स पहला यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है वो -2 और 7 दिया गया है। तो अब इसमें हमें ये देखना है जिसका अंतर -5 हो वही हमारा आंसर होगा। तो अंतर निकाल लेते हैं, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, -2 और -7, -9 हो जाएगा। इसका अंतर -9 आता है, मीन्स ये नहीं है। अगला है 6 और क्या 11 है। 6 और 11 का अंतर निकालेंगे तो 6 में 11 घटाएंगे तो निश्चित रूप से -5 आएगा। मीन्स आप देख रहे हैं कि इसमें जो दूसरा नंबर ऑप्शन है ये सत्य है, यानी 6 11 जो दिया गया है इसका अंतर -5 आ रहा है। मीन्स 13वें नंबर क्वेश्चन का दूसरा नंबर ये सत्य है। 6 और 11 ऐसी 2 संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, जिनका अंतर -5 आता है। तो अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर है और आधार के तदनुसार ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि ज्ञात करें यदि अन्य आधार 9 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले एक डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज है, ध्यान दीजिएगा। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है इसकी ऊंचाई बता रहा है ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसका ये जो ये है ये 9 सेंटीमीटर बता रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये आधार और ये
ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा, ये आधार यहाँ पे ये ऊंचाई है। तो यहाँ क्षेत्रफल कितना 104 दिया गया है। आधार ये आपको नहीं पता है, आधार ये दूसरा दिया है। इसको यदि आधार लेंगे तो इसकी ऊंचाई ये ऐसे इधर हो जाएगी। अब ये आधार है तो इसकी ऊंचाई है, तो यहाँ पे आधार इसको नहीं मानेंगे, ये वाला आधार होगा। आधार गुणे ऊंचाई कितना है 8। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये आधार ये जो 8 इधर गुणे में है तो इधर क्या बटे में हो जाएगा, ये आधार बराबर। तो इस तरह से आधार बराबर हो जाएगा कितना 104 में 8 से भाग करेंगे, 8 एक कम 8 बचा 2 तो कितना हो जाएगा 24, 8 त्रिक 24। आधार ये जो है कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, इसका मान आ गया 13 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये 13 का, ये 9 का, आपको पता है कि इसकी समूह भुजाएं समान हैं, तो ये भी 13 का, ये 9 है तो ये भी 9 का हो जाएगा। अब इसका आपको परिधि निकालना है, यानी चारों भुजाओं का योगफल ज्ञात करना है। तो इसकी परिधि हो जाएगी, चारों भुजाओं को ऐड कर लेंगे, 13 प्लस 9 प्लस ये 13 प्लस ये 9, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर देते हैं तो 13 दूना 26 ये हो जाएगा, और 9 दूनी 18 कितना हो जाएगा 8 से 14 और 2 3 4 44 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स 14 नंबर क्वेश्चन जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से चौथा ऑप्शन जो है 44 सेंटीमीटर दिया है, यानी इसका चौथा ऑप्शन सत्य है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 6x² माइनस 11 में x का गुणांक होगा। इसमें x का गुणांक कौन सा होगा, 4 ऑप्शन है। पहला 6y दिया है, दूसरा नंबर 6x² दिया है, तीसरा नंबर 6y² दिया है, चौथा नंबर क्या 6 दिया है। अब 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा, इसमें क्या कहता है कि इसमें x का गुणांक कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स आपको देखना है कि ये 2 पद दिए गए हैं ना, कितने पद, ये 1 और 2 पद। तो जिसमें x हो उस पद को आपको अलग यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं। इस पद में x दिया गया है ना। अब इसमें कहता है x का गुणांक क्या होगा, तो x को ब्रैकेट के अंदर कर दें, इसके अलावा जो शेष बचे, x का गुणांक निकालने के लिए कहता है ना, x को ब्रैकेट में बंद कर दे, जो शेष बचता है इसमें वही x का गुणांक हो जाएगा। तो आप देखते हैं x को ब्रैकेट में बंद करने के बाद 6y² बचता है, यानी इसमें x का गुणांक क्या हो जाएगा 6y², यानी इसका तीसरा ऑप्शन जो है ये सत्य है। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक ड्रम 2/3 भरा हुआ है, यदि ड्रम को भरने के लिए और अधिक 50 लीटर की आवश्यकता है तब इसकी क्षमता निर्धारित करें। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ड्रम कितना भरा हुआ है, 2/3 भरा हुआ है। तो 2/3 यानी 3 में से 2 भाग भरा हुआ है। 2/3 का मतलब ये हुआ कि 3 में से 2 पार्ट भरा हुआ है, 1 पार्ट खाली है। 3 में से 2 पार्ट भरा हुआ है, ये 3 में से 2 पार्ट भरा हुआ है, 1 पार्ट खाली है। तो ये कहता है कि जो यदि इसको पूरा भरना है तो 50 लीटर की आवश्यकता होगी। तो इसकी क्षमता यानी पूरी क्षमता क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 पार्ट को भरने में 50 लगता है, 50 लीटर। तो अब कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। तो 1 पार्ट को 50 लगता है तो 2 पार्ट को कितना 100 हो जाएगा। 3 पार्ट को भरने के लिए कितना 150 लीटर यानी 150 लीटर हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में से तीसरा ऑप्शन जो है 150 है, यानी इसका तीसरा ऑप्शन सत्य है। तो फ्रेंड्स अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, -3/2 गुणे 3/7, यहाँ ब्रैकेट है, और प्लस 5/2 गुणे 3/7। इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 त्रिकाई 9, जब गुणे का साइन रहता है तो अंश का अंश में गुणा होता है और हर का हर में गुणा होता है। तो -3 का 3 में 3 त्रिकाई 9 -9 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 आएगा यहाँ पे, और प्लस है तो प्लस 5 3 15 और 2 7 14। जब हर समान होता है तो हर को लिख लेते हैं, अंशों को भी चिन्ह सहित ऐसे हम लिख देंगे। तो ये अपोजिट साइन है तो घट जाएगा, 15 में 9 घटाएंगे 6 आएगा, यहाँ कितना 14। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं 2 से ये भी कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 7 14। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब इसमें देख रहे हैं कि 17 नंबर में
4 ऑप्शन है, उसमें से चौथा ऑप्शन जो 3/7 दिया है, मीन्स इसका चौथा ऑप्शन सत्य है, इसको चूज। तो फ्रेंड्स अगला 18 नंबर क्वेश्चन है। ए, बी तथा सी 3 संख्याएं हैं। ए का 1/3 बी है, सी बराबर 75 है जो कि ए से 30 अधिक है, बी ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं सी की वैल्यू क्या बता रहा है, 75 बता रहा है, और ए जो है ये सी जो है ए से 30 अधिक है, सी जो है ए से 30 अधिक है, मीन्स ए जो होगा ए कितना होगा, सी का ध्यान दीजिएगा, सी का मान जो है ए से 30 अधिक है, यानी ए जो है सी से 30 कम होगा। तो यदि सी 75 है तो ए कितना हो जाएगा, इससे 30 कम, यानी 45 हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे ए का मान सी का मान दिया है, अब बी का मान निकालना है। बी जो है ए का 1/3 है, बी जो है बी बराबर क्या है, ए का 1/3, मीन्स ए का मान क्या है 45 का 1/3, यानी 45 का मतलब होता है गुणा 1/3, कितना आएगा यहाँ पे 15, 15 कम 15। तो इस तरह से b बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 15। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से पहला ऑप्शन 15 बता रहा है, यानी 18 नंबर क्वेश्चन का इसमें जो है 15 होगा, यानी पहला नंबर ऑप्शन सत्य होगा। तो फ्रेंड्स अगला 19 नंबर क्वेश्चन है। 3x - 2y का होल स्क्वायर का विस्तार कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है, a - b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। देख रहे हैं आप कि ये जो है इस आइडेंटिटी के फॉर्म में है, a की जगह 3x है और b की जगह क्या है 2y है। a की जगह 3x, b की जगह 2y रखेंगे स्क्वायर, यहाँ पे a का मान क्या 3x स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे 2, a का मान क्या 3x और b का मान क्या है 2y है, 2y रख देंगे यहाँ पे, प्लस b का मान 2y, तो 2y का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 3 त्रिकाई 9 x स्क्वायर हो जाएगा, 2 तिहाई 6 दूनी 12 x y हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 y स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से यहाँ पे जो चौथा नंबर ऑप्शन है, सॉरी तीसरा नंबर जो ऑप्शन है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और माइनस 12xy, ये आंसर सत्य है। इसको हम क्रम बदल करके भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख दें, कोई अंतर नहीं। तो ये वाला ऑप्शन जो है तीसरा नंबर ऑप्शन वो सत्य है, इसमें तीसरे नंबर ऑप्शन को चूज करके। अगला 20वां नंबर क्वेश्चन है। a इंटू b को इस रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन a की 3 की घात ab है, दूसरा ऑप्शन a की घात b की घात a, तीसरा ऑप्शन ab का होल क्यूब है और चौथा ऑप्शन ab की घात में 3 + 3। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं a 3 बार लिखा हुआ है यानी a की घाते 3 लिखेंगे, b 3 बार लिखा है यानी b की घाते a की घाते 3, b 3 बार लिखा है यानी b की घाते 3। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जब दोनों की घात समान हो तो आप ये घात को बाहर ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसमें पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन सत्य है, तीसरे ऑप्शन को चूज करके लिखेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपके मैथ के 20 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी क्वेश्चन एक्सप्लेन किए गए आपके समझ में आया होगा। फ्रेंड्स यदि आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें, जिससे जब भी दूसरा नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।